नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाएंगे। वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। जी हां, इसके अलावा दुनिया के सामने दिल्ली मॉडल पेश करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो वर्ल्ड सिटीज समिट में अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे, जिसमें दुनिया के सामने दिल्ली मॉडल को अरविंद केजरीवाल पेश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, सिंगापुर अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं, जहां पर दिल्ली मॉडल की बातचीत, दिल्ली मॉडल को लेकर किस किस तरीके से दिल्ली में काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसको लेकर दरअसल दुनिया के सामने दिल्ली मॉडल को पेश करने का काम करेंगे। तो सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीज समिट में दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं, जिसमें साफ तौर पर दुनिया के सामने दिल्ली मॉडल को अरविंद केजरीवाल पेश करेंगे। वहीं आज बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने अपने घर में पूजा करवाई है। हार्दिक पटेल आज दोपहर करीब 12 बजे अपने 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी में शामिल होने के लिए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने एक पोस्टर भी जारी किया है। इसके अलावा हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर भी ये जानकारी दी है कि अब एक नए चैप्टर की शुरुआत हार्दिक पटेल करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब वो आगे चलकर देश की सेवा करने वाले हैं। तो 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी का दामन हार्दिक पटेल आज थामने वाले हैं। और आज बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने अपने घर में दरअसल पूजा करवाई है। हार्दिक पटेल, आपको बता दें कि आज दोपहर करीब 12 बजे अपने 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और बीजेपी में शामिल होने के लिए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने एक पोस्टर जारी किया है। हालांकि इसके पहले आपको बताएं कि हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन करने से पहले एक ट्वीट भी शेयर कर चुके हैं, जिसमें हार्दिक पटेल ने अब एक नए चैप्टर की शुरुआत होने की बात कही है। और साथ ही साथ ये भी अपने ट्वीट में लिखा है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश की सेवा करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिन्ना ने देश नहीं तोड़ा बल्कि भला किया है। जाता है हिंदुओं सावधान हो जाओ, मुसलमान देश बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आप देख लेना, आप लोग घूमते आपकी बात ये नजर आए। एक तरफ श्रीमान मोहन भागवत जी चित्रकूट में अभी बोल के आए हैं, अखंड भारत बनाना चाहता हूं। अखंड भारत में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका और नेपाल। आज भारत में 32 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान में 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेश में 11 करोड़ मुसलमान रहते हैं, इंडोनेशिया पर कोई देश। यदि अखंड भारत बनाना है तो हिंदुओं को डरा, मुसलमान बहुत बढ़ रहा। यदि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के मुसलमान इस अखंड भारत में आ गए, मोहन भागवत जी, मोदी जी, आपको कहाँ खड़े रहने की जगह मिलेगी? एक और सुनने की बात, इन्होंने 26 जनवरी के भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपने यूट्यूब पे निकाल लेना, सारी बात करते हुए आखिरी में इन्होंने कहा था कि मेरे सीने का दर्द है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस देश के 2 टुकड़े किए उसके दोषी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। ये आखिरी भाषण यूट्यूब पे निकाल लेना, आखिरी तेरा था उसका। ये तो धन्यवाद दे देश की, नेहरू और जिन्ना ने अकल से
दो टुकड़े किए देश के कि मुसलमान भाई यदि आपको पाकिस्तान जाना है आप मेहरबानी करके चल जाए, हिंदू भाई यदि आपको हिंदुस्तान में रहना तो आप हिंदुस्तान में रह जाए। ये अकल का काम करो। दोष दे रहा है कि जिन्ना और नेहरू, और एक तरफ उनका काका बोल रहा है कि अखंड भारत बनाना, जब तक कहा जाता है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के ट्वीट के बाद उनके बीसीसीआई से इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसको पूर्व क्रिकेटर से सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। স্কুল সংক্রান্ত প্রজেক্ট, স্কুলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এটা কি এডুকেশনাল অ্যাপ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড উইথ ক্লাস ক্লাস। কোনটাতে আমি তো অবাক হয়ে গেছি। কোনটাতে না ছোট ছোট জিনিস না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এডুকেশনাল অ্যাপ আই হ্যাভ লঞ্চড উইথ অনলাइन কি নাম দিয়েছে বলবো ঠিক অ্যাপ লঞ্চ করেছি এডুকেশন। वहीं भारतीय कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, आईसीजी ने एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। नाव से 7 क्रू मेंबर्स पकड़े गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, भारतीय कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। भारतीय जल सीमा से पाकिस्तानी नाव के साथ 7 क्रू मेंबर्स को भी पकड़ा गया है। आपको बताएं कि मामला गुजरात के द्वारका का है, जहां पर गुजरात एटीएस की इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर भारतीय कोस्ट गार्ड ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नाव को पकड़ने के बाद कल रात को दरअसल ओखा लाया गया और आज कई एजेंसियां बोर्ड का निरीक्षण करेंगी और क्रू मेंबर्स के साथ पूछताछ भी की जाएगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज देखी है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 2014 से हमने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम शुरू किया है। के चौखट के अंदर महिला की स्वतंत्रता क्या हो सकती है, सम्मान क्या हो सकता है, समान अधिकार क्या हो सकता है, ये हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण भाई चंद्र प्रकाश जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। पृथ्वीराज कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक एक एक इंच जमीन पर हुए, एक एक इंच जमीन पर लड़े। ये 900 साल 1000 साल की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई है। सन 47 में हम स्वतंत्र हुए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2014 से जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक युग भारत के अंदर शुरू हुआ है, वो फिर से एक बार भारत को उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा। राजस्थान में सरकार रिपीट ना होने पर सचिन पायलट ने बयान देते हुए कहा है कि इसके कारणों की पड़ताल करनी होगी। कब मिलेंगे, आने वाले समय में कैसे एकजुटता से चुनाव लड़ा जाए। और मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो, हम लोग इस बात को मानना पड़ेगा हम लोगों को कि एक बार हम सिर्फ 50 विधायक रह गए थे, एक बार सिर्फ 21 विधायक रह गए थे, तो उन कारणों की चर्चा भी होनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि जनता बहुमत देती है और हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकार रिपीट दिल्ली में हुई 3 बार, असम में हुई 3 बार, आंध्र में हुई 2 बार। ऐसा नहीं कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन किन कारणों से रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो माहौल बना है मोदी जी के आने के, इससे पहले भी हम रिपीट नहीं कर पाए थे, तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। और जो मैंने अपने सुझाव दिए हैं आईसीसी को पिछले 1.5-2 साल पहले, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी का। उन्होंने उन विचारों को स्वीकार किया, समिति बनाई, उस कमेटी ने कुछ कदम भी उठाए हैं। हम सही दिशा पे सही कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे, तभी रिपीट कर पाएंगे। और रिपीट करने के लिए सबकी एकजुटता से मंशा है कि हम सरकार रिपीट करें कांग्रेस की। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस रास्ते पर चलेंगे, सही कदमों को उठाएंगे और पहले के जो हमने शायद कई कमियां रह गई हों उसे सबक लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो सरकार निश्चित रूप से रिपीट होगी। जनता कांग्रेस के साथ है, नौजवान वर्ग कांग्रेस के साथ है, और ये कितनी भी कोशिश करें ध्रुवीकरण करने की, लेकिन नौजवान, किसान, 36 कौम के लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे और 2023 के चुनाव में हम लोग हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया।
भाई ये तो क्या पता है, तो पुलिस जांच का वो है जी और सब लोगों को पता जो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका मकसद क्या है। जी। बेचारे खाते पीते घर के जमींदार है, किस धंधे में बढ़ गए, ये तो सोचने वाली चीजें हैं। और नए नए बच्चे जो उभरते हुए बच्चे, जिस तरह से पंजाब में हुए हैं 2-3 मर्डर ये हुए, जी जी पहले ही पंजाब में लोग यहाँ पे है नहीं, जी। कुछ नौजवान नशे की उसमें हैं और कुछ ये घटनाएं देख के यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे तो पंजाब को बड़ा नुकसान होगा। इस पे सरकारों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अभी परिजनों से मिलकर आए हैं, बिल्कुल इकलौता बेटा था। एक था भाई, परिजनों के लिए तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास में ना उनके हैं। एक सांत्वना देते हैं भाई सभी लोग साथ में, लेकिन जिस पे घटना घटती है और हालात ये हैं कि अकेला बच्चा है वो ही चला गया, तो कहने के लिए तो किसी पे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लोग आ सकते हैं अपनी वो कर सकते हैं। लेकिन भाई इनके पिताजी मजबूत हैं, मिलिट्री में रहे हैं और मजबूत है, जो दुख हैं वो बाहर नहीं निकाल रहे और उन्हें ये है कि भाई संघर्ष करूँगा और मैं जीऊँगा। और जो उन्होंने बताया उसका तो बड़ा प्लान यहाँ पे था कि बड़ा हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा यहाँ पे और बाहर से जो शो करूँगा उसके लिए ही मानसर इसके आसपास एक हॉस्पिटल कई करोड़ रुपया लगा कर बढ़ाऊँगा। तो क्षेत्र को नुकसान होता है, इस तरह के बच्चे जाते हैं तो एक डर और भय का माहौल उससे पर्याप्त होता है और लोग वैसे ही नहीं पढ़ रहे, खास करके पंजाब के लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन घटनाओं से ज़्यादा पंजाब को नुकसान। प्रधान जी, गैंगस्टर जेल में बैठ करके सर्किट चलाते हैं, सरकार काबू नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? भाई क्या पता आप क्यों नहीं कर पाते। तो राजनीति से होती है इनको, राजनीति वाले तो क्या इनको सह करते होंगे, ये तो अपने ही सिस्टम रहते हैं इनके। कुछ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ देखो पंजाब के हालात, ये कई जो घटनाएं हुई इनसे नुकसान तो होगा। एक तरफ जहां दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम होने के कारण पानी की किल्लत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम गंदगी इस नदी में बहाई जा रही है, जिससे इसका जलस्तर लगातार प्रदूषित हो रहा है। हाल ही में यमुना नदी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पानी में किस हद तक टॉक्सिक घुल गया है साफ देखा जा सकता है। टॉक्सिक के कारण पूरी नदी पर सफेद रुई के फाहे की तरह टॉक्सिक दिखाई पड़ रहा है। वहीं दूर से दिखने पर यमुना बर्फीली नदी का एहसास दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि लगातार यहां गंदगी का स्तर बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार नदी में फेकल कॉलीफॉर्म का स्तर 1200 MPN है, जो कि सबसे संभावित संख्या मिलीमीटर पर था। सिंगर केके की मंगलवार रात कोलकाता में मौत हो गई। केके ने 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अचानक इस तरह अलविदा कहा कि सुनने वालों का दिल टूट गया। अपनी रूहानी आवाज से सबके दिल में अपनी जगह बनाने वाले केके हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अपने पीछे छोड़ गए अपने बेहतरीन गाने जो पीढ़ियों तक सुने जाएंगे। केके का दिन कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के बाद निधन हुआ है। कॉन्सर्ट से होटल आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मंगलवार को ही कोलकाता से उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने केके के पार्थिव शरीर को तोपों की सलामी देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित दी है और कोलकाता से विदा किया है। शोपियां में गाड़ी के अंदर विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। कश्मीर के आईजीपी ने बताया कि विस्फोट की प्रकृति की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि तीनों को जिला अस्पताल शोपियां में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें 92-20 अस्पताल श्रीनगर में रेफर किया गया। कश्मीर पुलिस जोन ने आईजीपी कश्मीर के हवाले से ट्वीट कर ये जानकारी दी है। विदेशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए अक्सर ही मंत्री विदेशों के दौरे पर रहते हैं। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 से 6 जून तक स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे।
और इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय सहयोग की समग्र समीक्षा भी की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी देते हुए दरअसल ये बताया है कि जयशंकर 2 से 4 जून को स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा जाएंगे। वहां वे प्रधानमंत्री एडुआर्ड हेगर से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री इवान कोरकोक से भी मुलाकात द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। इसके अलावा जयशंकर ग्लोबसेक 2022 मंच के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं और ग्लोबसेक 2022 मंच से इतर ऑस्ट्रिया के यूरोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री एलेक्जेंडर चेलिनबर्ग से भी मुलाकात वो करेंगे, जिसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर 4 से 6 जून को चेक गणराज्य जाएंगे। इस दौरान वे चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जेन लिपावेस्की के साथ खास चर्चा करेंगे। जिस पल का सभी देशवासियों को अरसे से इंतजार था, अब वो घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही है। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी और 1 जून जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर निर्माण में गर्भगृह की आधारशिला रखी। ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में मकर संक्रांति के मौके पर तय समय पर मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। जिस पल का देशवासियों को शताब्दियों से इंतजार था, धीरे धीरे वो दिन नजदीक आ रहा है। 5 अगस्त 2020 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य मंदिर की आधारशिला रखी थी और 1 जून 2022 जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास किया। गर्भगृह के शिलान्यास के साथ ही मंदिर के उस हिस्से का निर्माण कार्य शुरू हो गया जहां रामलला विराजमान होंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले गर्भगृह का विधिवत पूजन किया और उसके बाद वहां ईंट रखकर शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में योगदान देने वालों को भी याद किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इसके लिए काम कर रही थी। अशोक सिंघल और सभी उन महान संतों की आत्माओं को आनंद की अनुभूति हो रही होगी। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अयोध्या में बनने वाला ये मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। उन सभी पूज्य संतों के प्रति श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चले लंबे संघर्ष के लिए जिन महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन सबको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या में बहुत शीघ्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जो रूप होगा, ये नए भारत का एक राष्ट्र मंदिर तो होगा ही, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को पूरे देश। राम मंदिर निर्माण का कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। अब तीसरे चरण की नींव के तहत मंदिर के चबूतरे का निर्माण भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गर्भगृह भी जुलाई महीने से आकार लेना शुरू कर देगा। लेकिन इस सब के बीच भव्य गर्भगृह में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का इंतजार थोड़ा बढ़ गया है। पहले जहां दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण की बातें कही जा रही थी, उसे बढ़ाकर अब 2024 के मकर संक्रांति का दिन भक्तों के दर्शन के लिए खोलना मुकर्रर किया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मंदिर नक्काशीदार पत्थरों से बनेगा। हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है। दो दिन बाद 1 जून बुधवार 2022 प्रातःकाल 9 बजे से 11 बजे तक नक्काशीदार पत्थरों को गर्भगृह के चारों ओर स्थापित करना, इंस्टॉल करना प्रारंभ करेंगे। अभी तक 2 वर्ष में मंदिर की नींव बनी है और मंदिर का फर्श ऊंचा किया गया है।
फर्श यानी मंदिर की कुर्सी, या अंग्रेजी में कहे तो मंदिर का प्लिंथ। ये प्लिंथ का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। अभी जून का महीना है, हो सकता है सितंबर तक चले, तब पूरे मंदिर की प्लिंथ तैयार हो जाएगी। अभी गर्भगृह की प्लिंथ जितनी आवश्यक थी उतनी बन गई, इसलिए गर्भगृह से यानी मंदिर के पश्चिमी कोने से नक्काशीदार पत्थरों का इंस्टॉलेशन प्रारंभ करेंगे। उसकी तैयारी ठीक से चल रही है। पत्थर में नक्काशी जिन्होंने की है वो सभी वेंडर्स, उनके कारीगर अयोध्या आ गए हैं और 2 दिन से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।